Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal. So let us do some more actual problems from CUT PG, previous year examination papers. These are all actual problems which are there in various CUT examinations over the years for computer science and information technology. So this is 19th part. We have already done 18th part. So let's directly start with the first problem. Okay, तो शुरू करते हैं पहली प्रॉब्लम से. If each of the n numbers is replaced by I plus 1 xi, then the new mean is. Mean, you know, is sum of observation upon number of observations. तो हम डायरेक्टली मीन निकालते हैं इसका कि मीन होगा क्या. व्हाट वुड बी द मीन? आपका मीन यहाँ पे आ जाएगा समेशन I plus 1 x upon number of observations. And I is varying from 1 to n. Which is nothing but summation I is equal to 1 to n I plus 1 I, क्योंकि जो xi था पहले I था, that is xi लिख देते हैं यहाँ पे upon n. And it's so easy, you know, I is equal to 1 to n. अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, I square plus I upon n. पहले वाला हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल्स, दूसरा हो जाएगा सम ऑफ n नेचुरल्स. सो व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल्स? 1 by n मैंने कॉमन ले लिया. n plus 1 to n plus 1 by 6 and n plus 1 to n plus 1 by 6 and दूसरा वाला आ गया n plus 1 by 2. ठीक है, ये n इस n से कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में n तो होगा नहीं, पहली चॉइस गई, और डिनोमिनेटर में कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा, दूसरी चॉइस गई. वैसे तो अब यहां से भी देख लेते हैं 6 and 2. अब इसको अब और प्रोसीड करके देख लेते हैं. यहाँ से आपने कॉमन, या आप खाली ये देख लीजिए कांस्टेंट टर्म क्या है. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है आपकी, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मैंने और प्रॉब्लम्स में करके दिखा रखा आपको, यहाँ कांस्टेंट टर्म 2/3 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 4/6 है, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये भी 2/3 है, तो ये कांस्टेंट टर्म से मुझे यहाँ पे फायदा नहीं मिल पा रहा है. तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैंने n plus 1 by 6 कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास आ गया 2n plus 1 plus 3, that is n plus 1 to n plus 4 upon 6, that is n plus 1 n plus 2 upon 3. लीजिए, सेकेंड चॉइस इज द आंसर. तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि हम एक स्टेज पे कांस्टेंट चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे दोनों कांस्टेंट सेम आए तो हम उस शॉर्टकट को नहीं यूज कर पाए, बट अदरवाइज ऑल्सो इट वाज एन इजी एग्जांपल. ओके, शुड नॉट हैव टेकन मोर देन 10 to 12 seconds. देन कम्स सेकंड क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन. The HP of two numbers is 4 and the arithmetic mean and the geometric mean satisfy this relation. Find out the numbers. तो हमें numbers बताने हैं. Again, one is the Sandmax method. You directly look at the problem and try to answer it. हम ट्राई करके देखते हैं, और हम सबको पता है कि मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस में खाली एक चॉइस ही सही होती है, तो हम यहाँ चॉइस चेक करेंगे और एक भी चॉइस सही आ गई तो वी जस्ट इग्नोर द अदर चॉइसेस. कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि यदि दो चॉइसेस इसमें से सही हो जाए, तो एज पर द CUT रूल्स फिर दोनों चॉइसेस में से जो भी चॉइस आपने मार्क कर रखी होगी उस पर आपको स्कोर मिलेगा. सपोज बाय मिस्टेक चारों चॉइस सही हो जाती हैं, तो चारों में से कोई भी चॉइस स्टूडेंट मार्क करेगा तो उसे उसके मार्क्स मिलेंगे. तो कभी आपको चिंता नहीं करनी है, एक चॉइस आपकी सही आ जाए, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन 6 and 3 का हम निकाल के देखते हैं. 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. 18 दूनी 36, 9, दैट इज 4. अर्थमेटिक मीन इज 4, हार्मोनिक मीन इज 4. नेगेटिव हार्मोनिक, ये नंबर वैसे ही नहीं होगा नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि हार्मोनिक मीन पॉजिटिव आया हुआ है, तो या तो दोनों नेगेटिव होते, बट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अर्थमेटिक मीन का यदि साइन पॉजिटिव और फॉर्मूला होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सो इट हैज टू बी लाइक दिस. तो ये दोनों से आंसर नहीं आ रहा. और यहाँ आप देखिए 5 और 4 20 दूनी 40 अपॉन 9, 4 नहीं होता, तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस इज द राइट चॉइस. फर्स्ट चॉइस इज द राइट चॉइस, बट सपोज यू वांट टू सॉल्व इट. वैसे तो आंसर हो ही गई प्रॉब्लम इमीडिएटली, बट आपको खाली ये केयरफुल रहना होता है इस केस में कि हो सकता है उन्होंने दो चॉइसेस ऐसी दे दी हो जिनमें दोनों का हार्मोनिक मीन 4 आ रहा हो, तो इसलिए हमने औरों को भी चेक करा. हमने इसको देखा हार्मोनिक मीन 4 है, काफ़ी कुछ कंफर्म्ड हो गए हम कि ये आंसर होना चाहिए. इन दोनों को हमने रूल आउट कर दिया क्योंकि 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा में वैसे साइन कैंसिल हो सकता था नीचे और ऊपर का. इसको करके देख लेते हैं. 2 × -3 × 1
अपॉन -3 प्लस 1 दैट इज कितना आ गया आपका -6 अपॉन -2 दैट इज 3. नो इट इज नॉट 4. इसी तरह आपने इसको ट्राई करके देख सकते हैं आप 2 इंटू 5 इंटू -25 अपॉन 20. ये तो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना. 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 12.5. तो वो पॉसिबल नहीं था. तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस इज द राइट चॉइस. तो हम चॉइसेस के थ्रू जा रहे हैं. अदरवाइज आपको हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का रिलेशन पता होना चाहिए. आपका जी स्क्वायर डायरेक्टली आ जाता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन. तो जी स्क्वायर इज 4a, आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है. जी आपका ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन. आप चाहें तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इफ़ यू सो विश यू कैन ऑलवेज डू इट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और कलर से, यदि आप चाहें तो. वैसे करने की जरूरत नहीं है कभी भी चेक, आपको डायरेक्टली आंसर पता ही है. ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया x प्लस वाई अपॉन 2. आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा. ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट ऑफ एक्स वाई और हार्मोनिक मीन हो गया 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई. आप इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगी इक्वेशन, ठीक है ना. बट अदरवाइज ऑल्सो वी नो दिस फॉर्मूला. अब इस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a को आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2a प्लस 4a is 27. So 6a is 27. A is 27 upon 6. That is 9/2. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका 9/2 आ गया. इस 9/2 को उठा के आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या कहीं पे पुट कर दीजिए, आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएगी दो इक्वेशंस में पुट करके. So that was an easy one, but I prefer to solve it by choices. Then comes next example. Now look at this example. If every pair from among the equations x square plus px plus qr is equal to 0 and this, आपको तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं. पहली और तीसरी में एक रूट कॉमन है, दूसरी और तीसरी में एक रूट कॉमन है, पहली और दूसरी में एक कॉमन है, दूसरी और तीसरी में एक कॉमन है और तीसरी और पहली में एक कॉमन है. तो सपोज इसका रूट हो गया अल्फा बीटा, इसका हो गया बीटा गामा और इसका हो गया गामा अल्फा. ठीक है ना. ये सिचुएशन हो गई कि हमें ये गिवन है कि हर पेयर में एक एक रूट कॉमन है. तो पहले का रूट हमने मांग लिया अल्फा कॉमा बीटा, एक रूट अल्फा दूसरा बीटा, दूसरे का बीटा गामा, तीसरे का गामा अल्फा. अब क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, पहली इक्वेशन से अल्फा बीटा आपका आ गया लास्ट टर्म क्यू आर, दूसरी इक्वेशन से बीटा गामा आपका आ गया आर पी, और तीसरी इक्वेशन से आपका गामा अल्फा आ गया पी क्यू. दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और आप स्क्वायर रूट ले लीजिए. अल्फा बीटा गामा इज पी क्यू आर. सो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन रूट्स इज पी क्यू आर. सो नॉट अ टफ वन, हार्डली 5 seconds. Okay, next example. So now we are doing the next example. Problem 49. If A and B are two invertible matrices, then AB inverse is no. You know that AB inverse should have been B inverse A inverse. तो पहली चॉइस गलत है. A inverse B inverse नहीं होता, it is B inverse A inverse. तो ये चॉइस गलत और ये चॉइस गलत, पहली स्टेटमेंट गलत होने की वजह से. A is a non-singular matrix. B देखते हैं. Every skew symmetric matrix of odd order is no. If A is 3/3 odd order, और skew symmetric का मतलब क्या होता है, A transpose is -A, then there is a standard result that its determinant is 0, और determinant is 0 means A inverse does not exist. It's a basic matrix algebra. तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई और दूसरी भी गलत हो गई तो बी भी चला गया. सो ऑब्वियसली आई एम लेफ्ट विद जस्ट वन चॉइस. आई नीड नॉट चेक सी डी एन ई एंड आई ऑलरेडी नो माई आंसर. बट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इसे करना चाहते हैं तो हम इसे करके देख सकते हैं. बट एग्जामिनेशन में दिस शुड बी योर अप्रोच. ओके, यू हैव टू सेव एवरी सेकेंड यू कैन सेव, बिकॉज एवरी सेकेंड कैन गिव यू अ सिलेक्शन. थर्ड देख लेते हैं. दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक. नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टिबल है, ए इनवर्स लिख सकते हैं, एंड ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज हो सकते हैं. A is an involuntary matrix. Involuntary का मैट्रिक्स होता है A square is I. That is I minus A square is 0. आपने इसे फैक्टराइज कर दिया. I minus A into I plus A is 0.
तो ठीक है, ये भी सही है, कोई इशू नहीं है। और लास्ट है डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ एन अपर ट्रायंगुलर एंड ए लोअर ट्रायंगुलर, बहुत ऑब्वियस है। आप ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, दैट इज 1 0 0 0 2 0 0 0 3। आप खुद देख लीजिए, a triangle is formed in the upper part and similarly a triangle is formed in the lower part. तो अपर पार्ट में भी ट्राइंगल बन रहा है एंड ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट, सो इट इज बोथ अपर ट्राइंगुलर एज वेल एज लोअर ट्राइंगुलर। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट भी आपकी सही है। So it is quite a good example, and then comes the next one, 50th example, the last example of this particular block. और ये डिटर्मिनेंट तो बहुत ही कॉमन टाइप का डिटर्मिनेंट है, वैसे ही आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर माइनस होने से याद रखिएगा, बट मैं इसे सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। ये जो डिटर्मिनेंट है, सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी की वजह से ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आई होप आपको याद होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया यूजिंग सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। इस वाले से तो आपको दिक्कत ही नहीं है, इस पे प्रोसीड करते हैं। पहली वाली रो से x कॉमन ले लीजिए, दूसरी वाली रो से y कॉमन ले लीजिए, तीसरी वाली रो से z कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड, x कॉमन लिया 1 x एक्स स्क्वेयर 1 y वाई स्क्वेयर 1 z जेड स्क्वेयर, ये आ गया। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में क्या फर्क है? ये वाला कॉलम बेसिकली यदि आप इस कॉलम को उठा के इन दो कॉलम्स के ऊपर से ले जाके यहाँ रख देते हैं, सो आई कैन से दिस इज सेम एज, ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, इफ ए कॉलम इज मूव्ड ओवर n पैरेलल कॉलम्स देन द न्यू डिटर्मिनेंट इज -1 रेज टू n ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। आई होप यू नो, यदि एक कॉलम को दो पैरेलल कॉलम्स के ऊपर से उठा के रखा जाए, यदि आपने बीच में दो कॉलम पास करे हैं, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो -1 रेज टू जितने कॉलम आपने पास करे हैं रेज टू दैट इनटू द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। बट क्योंकि आपने यहाँ दो कॉलम पास करें तो -1 रेज टू 2 इज 1, सो इट विल बी द सेम। तो ये दोनों सेम हो गए। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये और ये ऐड होने हैं आपके। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आई विल यूज डिफरेंट थिंग्स सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू। तो हमारे पास ये आगे हमने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया और अंदर आ गया हमारे पास एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। और अब जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से कम एक को 0 होना जरूरी होता है। बट इस केस में ये वाला तो 0 हो ही नहीं सकता, बाद वाला डिटर्मिनेंट y, क्योंकि डिटर्मिनेंट को 0 होने के लिए डिपेंडेंस होनी चाहिए, और ये दोनों डिपेंडेंस होंगे जब दोनों सेम होंगे। तो यहाँ भी x होना चाहिए था, यहाँ भी x, यहाँ 1 है ही, बट ये दोनों x होने का मतलब था y और x बराबर हो जाते, बट यहाँ पे हमें गिवन है ये डिस्टिंक्ट है, तो ये वाला डिटर्मिनेंट तो 0 होगा नहीं। तो इट मीन्स योर एक्स वाई जेड इज ओके। आपने इन दोनों को ऐड करा है, तो थोड़ी सी एक यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, वो मैं इसी तरफ कर देता हूं। I'll do it there itself। कभी जगह सेव करने के चक्कर में वो मिस्टेक्स होती हैं आपसे, बट जस्ट कैलकुलेशन। तो दिस प्लस दिस, सो इट मीन्स 1 प्लस एक्स वाई जेड, वो 1 वहाँ मिस हो गया था, 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स एक्स स्क्वेयर 1 वाई वाई स्क्वेयर 1 एंड जेड जेड स्क्वेयर 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको और इसको ऐड कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट कॉमन हो गया, यहाँ से एक्स वाई जेड आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अभी मैं समझा चुका हूँ कि ये तो 0 होगा नहीं आपका, क्योंकि डिटर्मिनेंट को वेनिश करने के लिए उसके रोज कॉलम्स में डिपेंडेंस होनी चाहिए। इस केस में उन्हें इन दो रोज को कम से कम आइडेंटिकल होना पड़ता, तो y को x होना पड़ता था, बट एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ से मुझे मिल गया एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट इज -1। बट ये डिटर्मिनेंट अब अपने आप में भी याद रखिएगा, दैट्स क्वाइट ए गुड डिटर्मिनेंट। जो बाद वाला डिटर्मिनेंट है, इसका यदि कभी भी एग्जाम में आपको एक्सपेंशन यदि इसी डिटर्मिनेंट का आ जाए, एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1, तो एक तो इसे थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कीजिएगा और इसका आंसर हमेशा आ जाता है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। साइक्लिक है ये, साइक्लिक डिटर्मिनेंट। क्लियर है सब लोगों को? Anybody having any confusion, just ask me. But I'm again saying it's a standard example. तो इसको याद रखिएगा, इसके आंसर को x y z product should be -1, or otherwise you know how to solve it. So that was my today's lecture. We'll be keep on doing more and more examples. So till then, all the best.